में लोग ताने मारते थे। जो फादर, जैसा कि आपने बताया आपके फादर ड्राइवर हैं, आपका और आपके छोटे भाई दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया सीजीएल 2020 में। अगर उस टाइम में क्विट कर दिया होता, जिस टाइम डिप्रेसिंग फेज था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था, तो मैं कर ना पाता और इमोशनल हो जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई होती हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते और ऑन कैमरा नहीं बोल पाते कि ये घटना हुई थी और तब ये व्यक्ति हमारे साथ था। जब हमारे पास कोई नहीं था तब ये था, तो वो जो मोमेंट आदमी याद कर, तो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो गए पंकज जी। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके सर। इसका श्रेय तो पहले सर्वप्रथम आपको देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट लव इज लास्ट लव कहते हैं ना, तो इसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मिलने वाले हैं पंकज जी से, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। और आज हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी इनकी रही, कहाँ से इन्होंने तैयारी करी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी है और कौन से टीचर्स को फॉलो किया है, कहाँ से इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और किस तरीके से प्रिपरेशन करी। साथ ही में ये जानेंगे इनका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि पंकज जी के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो आपको बताएंगे कि पंकज जी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इनकी जो अंग्रेजी थी स्टार्टिंग बहुत ही पुअर थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल और यूपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ा हुआ होता है और उसको सबसे ज़्यादा अगर कहीं भय लगता है तो वो लगता है अंग्रेजी से। तो कैसे इन्होंने अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि इनके जो अंग्रेजी में मार्क्स आए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। एक यूपी बोर्ड का बच्चा जो कि गांव देहात से बिलोंग करता हो और जिसके फादर जो है ड्राइवर हैं, क्योंकि इनके फादर ड्राइवर हैं और कहीं ना कहीं पे गाइड नहीं कर पाते हैं वो लोग, और वो एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा स्कोर करता है। इनका 2019 में 182 मार्क्स रहा, 2020 में अंग्रेजी में कितना मार्क्स रहा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। गणित तो इनकी अच्छी पहले से ही थी, कितना स्कोर उसमें रहा, सब चीज़ें जानेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की, कौन सी किताब फॉलो करी और कहाँ से कौन सी स्टडी करी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा पंकज जी का। हेलो पंकज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। तो आप जरा अपने बेसिक परिचय बताना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या जर्नी रही, कहाँ से आपने अपनी प्राइमरी की स्टडी करी, आपके फादर क्या करते हैं और कैसे चीज़ों को आपने आगे अप्रोच किया कि आप यहाँ इस मुकाम में आए अब तक। सर, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती नाम है उसका, उसके में अंदर एक तहसील हरैया है, उसके बगल में एक गांव है तेनगांव में, वहाँ रहता हूँ। उसी के पास में ही हरैया में ही एक स्कूल है प्राइमरी, वहाँ से प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई मेरी। उस प्राइमरी के बगल में ही मिडिल स्कूल था, तो मिडिल स्कूल की परीक्षा मतलब वहाँ से पूरा हुआ स्टडी। उसके बाद उसके ही बगल में एक इंटर कॉलेज भी है, तो वहाँ 9-10 पढ़ा था। फिर वहाँ से गांव से थोड़ा दूर 2.5 किलोमीटर पड़ता है लगभग, GSAS एकेडमी नाम से एक स्कूल है, तो वहाँ 11-12 की परीक्षा पूरी हुई थी, स्टडी पूरी वहाँ से कंप्लीट हुई। उसके बाद वहाँ से कुछ दोस्तों ने बताया, उस टाइम थोड़ा क्रेज़ था ज़्यादा बीटेक का, तो जो अच्छे लड़के थे उस टाइम निकल रहे थे तैयारी के लिए, तो हम भी उसी भीड़ में उन लोगों के साथ निकल दिए। कानपुर में आए, 2 साल प्रिपरेशन की जब, लेकिन वहाँ भी डिप्रेसिंग फेज मेरे को लगता है सबसे शौक मुझे सबसे ज़्यादा वहीं लगा था जब IIT में नहीं हुआ था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अब मतलब अगर IIT नहीं निकला तो कुछ नहीं निकला, ऐसा लग रहा था उस टाइम। लेकिन अब सोचता हूँ तो फील करता हूँ मतलब कितना मैं नादान था कि ज़िंदगी में मतलब उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब तो सोचता हूँ कि उसमें नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा फील आता है इस टाइम। उसके बाद वहाँ से फिर UPTUB के थ्रू एक कॉलेज मिल गया कानपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से टेक्सटाइल में मैन मेड फाइबर से बीटेक किया था। फिर वहाँ से जॉब लग गई थी, सूरत गया, वहाँ पे 2 साल जॉब की, फिर अच्छा नहीं लगा तो फिर वहाँ से क्विट करने का डिसीजन बनाया। फिर ये इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज कंप्लीट भी हुई है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सूरत एक बहुत ही अच्छा शहर है जहाँ पे इन्होंने काम किया, क्योंकि मुझे पता है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ पे इनको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में थे और कुछ ऐसी वर्क स्टाइल थी जहाँ नहीं पसंद आया। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि शहर अच्छा है तो आपको अच्छा लगे, या किसी को कोई काम अच्छा लग रहा है तो आपको भी वो काम अच्छा लगे। हो सकता है दूसरे को वो काम बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन वो आपको काम
अच्छा ना लगे, तो आपको जो काम अच्छा लग रहा है आप उसमें निरंतर काम करें और बेहतर परफॉर्म करें, 100% आपको सफलता यस, मिलेगी। किसी को जैसे देखकर सर उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, जो आपको पसंद है उसी में जाना चाहिए। कोई कर रहा है तो उसकी उसकी वजह से आप उस फील्ड में बिल्कुल ना जाएं, जो आपको इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। जी, जैसा कि आपका अंग्रेजी में बहुत अच्छा स्कोर रहा, तो मैं ये जानना चाहूँगा इंग्लिश में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, यस। क्या प्रोसीजर रहा, और क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या फॉलो करें, कहाँ से स्टडी करें, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? सर इंग्लिश के लेकर जैसा आपकी कोचिंग में जब एडमिशन लिया था, ऑफलाइन था, तो उदय सर वहाँ पढ़ा रहे थे ग्रामर, तो थोड़ा वहाँ बेसिक ग्रामर नॉलेज पूरी हुई। उसके बाद रिवीजन के लिए केडी कैंपस की वो पैरामाउंट की एक बुक आती है वॉल्यूम 1, वो लिया था। उसके कॉन्सेप्ट के लिए पैरामाउंट। हाँ, प्लेन टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, उसको लिया था। उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर लिया था, दोनों को सॉल्व किया। इससे थ्योरी ले पढ़ता था, उसको सॉल्व करता था। प्रैक्टिस उसमें काफ़ी है, थ्योरी भी है लेकिन थ्योरी उसकी नहीं पढ़ता था, मैं प्रैक्टिस के लिए केवल यूज करता था उसको। जब वहाँ से कंप्लीट हुआ उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में लेता था, वहाँ से मॉक में जो मिलता था, तो ज़्यादातर मतलब इंग्लिश के जो भी प्रीवियस ईयर है पहले उनको सॉल्व करता था। उसके बाद जो नए बनाए रहते थे उनको करता था। उसके बाद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर भी पढ़ा, काफ़ी दिन तक न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन तो स्पीड में इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम दिख रही थी। उसके बाद स्पीड में इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा किताबें भी पढ़ना मैं शुरू किया। जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो उसमें किताबें पढ़ने टाइम ये रहता है कि टाइम का पता नहीं चलेगा। जैसे इसमें रहता है एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो कुछ देर में वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें टाइम का पता नहीं चलेगा, तो उसमें मतलब तुम्हारी एक हैबिट हो जाती है, जो यहाँ प्रोसेस करता है दिमाग में वो ज़रूरत नहीं रहती है, फिर अपने आप अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। तो वहाँ से एक फ्लो डेवलप हो जाता है, वहाँ से वो किया था। बाकी इंग्लिश के लिए अगर कोई बिगिनर है तो न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत स्टडी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी किताबें अगर पसंद हैं तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है अगर वो पढ़ रहे हैं। बाकी ग्रामर से तो पूरा हो नहीं पाएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये स्टडी से ही आएगा, जो किताबें पढ़ो या फिर एडिटोरियल पढ़ो। बाकी मॉक टेस्ट जितना से जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट दें, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट देंगे मॉक का इम्पोर्टेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत रहता है, ज़्यादा है क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए। एसएससी क्या है कि आप कहा जाता है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मॉक का बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है सर मॉक का। मॉक देने से एक तो ये रहता है कि टाइम बाउंड में आप कर पाते हैं। उसके बाद जैसे आप किसी ऑफलाइन अगर दे रहे हैं, किताब में देख कर दे रहे हैं, तो टाइम लिमिट का वहाँ पता नहीं चलता। वहाँ पे अपना दिमाग एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, ये स्लो रहता है उस टाइम। लेकिन जब मॉक के रूप में देते हैं, ये प्रोसेसर थोड़ा तेज़ काम करता है, इस पर बर्डन पड़ता है, तो झेलने की प्रेशर झेलने की क्षमता उसके धीरे धीरे आती रहती है। उसी तरह उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा तेज़ होता जाता है। तो मॉक का ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है देने से, एक एग्जाम एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है। मॉक में आपको एक एग्जाम एटमॉस्फेयर मिलता है, और साथ ही में आप उस टाइम बाउंडेशन में अगर काम करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी स्किल आ जाती है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया कि आपका सीजीएल 2020 में सिलेक्शन हुआ, साथ ही साथ में आपके यंगर ब्रदर का सिलेक्शन हुआ, तो यंगर ब्रदर का सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ, और उन्होंने कब स्टडी स्टार्ट किया था, और क्या माहौल रहा था जब रिजल्ट आया था? तो आपने दोनों लोगों ने सर्च किया था, एक पहले किसने सर्च किया और बाद में किसने सर्च किया, और जब दोनों लोगों का रिजल्ट दिखा स्क्रीन पे तो वो क्या माहौल था? किसको आपने सबसे पहले कॉल किया, या सब लोग घर पे ही थे, कहाँ था, क्या माहौल था, ज़रा बताना चाहेंगे? सर जैसे जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उसी टाइम मेरा भाई स्टार्ट किया था, उस टाइम में आकर। तो उसको प्रशांत कुमार चौधरी उसका नाम है, उसको भी डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है कैग में। तो उसका जब पूरा हुआ, इस रिजल्ट जिस दिन आना था, तो आना था शाम को खाना खा के निकले हम लोग, जा रहे थे कि हाँ थोड़ा लेटने उठने जाएंगे। उसके बाद मैं छोटा भाई मोबाइल देखा कि मोबाइल में कुछ आया है, तो पता चला कि हाँ रिजल्ट आया। हम क्या हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि फेक चीज़ें भी चलाते आते जाते रहते हैं थंबनेल में यूट्यूब पे कभी कभार। नहीं बोला कि ऑथेंटिक सोर्स है, तो गया देखा, पीडीएफ डाउनलोड किया। उसके बाद मुझे अपना रोल नंबर एक तरह से याद था, तो मैं रोल नंबर जाकर सर्च कर दिया, तो मेरा तो मिल गया। तो अब जब रिजल्ट देखने के बाद तो धड़कनें तेज़ थी लगभग 1 घंटे तक। उसके बाद छोटे भाई का देखा, तो मतलब एक स्तब्ध टाइप के थे कि बोल नहीं पा रहे थे, मतलब इतने धड़कनें तेज़ थी, खुशी अंदर से थी कि कुछ जुबान से निकल नहीं रहा था। उसके बाद सब लोग घर ही पे थे। उसके बाद फिर रॉकेट जलाया गया धीरे धीरे। मम्मी बहुत खुश थी उस टाइम, समझ लो किसी को नींद नहीं आई थी उस दिन सारी रात, ना मम्मी को, ना मुझे, ना भाई को। बैठ के चर्चा कर रहे होंगे कि क्या माहौल रहा? हाँ सर, चर्चा तो कुछ देर तक की, 11-12 बजे तक। उसके बाद जैसे सब अपने अपने रूम में गए सोने के लिए, लेकिन जब सुबह पता चला कि तो किसी को नींद आई नहीं थी। उस रात ऐसा माहौल था, क्योंकि वो माहौल ही कुछ अलग था। क्योंकि एक परिवार में जब
पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, जो फादर, जैसा कि आपने बताया आपके फादर ड्राइवर हैं, Yes, sir. तो वो फाइनेंशियल अगर स्ट्रांगनेस ना हो, पारिवारिक स्थिति जो आपकी है वो, तो आपको जब 2 लोग सेलेक्ट होते तो एक अलग ही खुशी रहती, क्योंकि 2 लोग सेलेक्ट हों, अगर परिवार की स्थिति अच्छी भी है, आर्थिक स्थिति अच्छी भी है, तो भी आपको बहुत गुड फील होता है। लेकिन वो माहौल जब जहाँ पे आपका काया पलट होना हो कि यार लग रहा है कि हाँ अब हम लोग कुछ कर पाएंगे, एक हमारी एक जीवन जो स्तर है वो हमारा कुछ उठेगा, बढ़िया स्तर पहुँचेगा और आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमसे कुछ मैसेज ले पाएगी, हमसे कुछ एक मोटिवेशन ले पाएगी। तो ये आप सभी के लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर के तरीके से कि 2 भाई लोग, दोनों लोग काम कर रहे थे, दोनों लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और दोनों लोग सेलेक्ट हुए और एक ही एग्जाम में सेलेक्ट हुए। एक एक्साइज इंस्पेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं और एक डिविजनल अकाउंटेंट जल्द ही आपके सामने, वो भी इंटरव्यू आएगा उनका भी। तो देखो जब दोनों लोग सेलेक्ट हुए और जैसा कि आपने बताया आपके पहले जो मामा या मौसी के मामा के लड़के थे, बड़े मामा भाई। के लड़के थे, जो अभी आरओ में है ना, हाई कोर्ट में। संतोष जी नाम था, संतोष चौधरी नाम है। तो वो पहले से पढ़े हुए भी थे और हाँ, आपसे पढ़े थे वो। हाँ, पढ़े हुए थे और उनका जब आरओ में सिलेक्शन हुआ तो वो भी एक क्या होता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप क्या, जब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग होती है एक सिलेक्शन की, मोटिवेशन फैक्टर बनता है, मोटिवेशन फैक्टर की तरीके से काम करता है और हमें भी एक लगता है कि हाँ अगर अगले ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। और अगर उसी व्यक्ति का गाइडेंस आपको मिल जाए और पॉजिटिव गाइडेंस मिल जाए, एक सही मार्गदर्शन आपको मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आप फास्ट कर सकते हैं और वो जो कठिनाई का स्तर है या यूं कहने जो लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती। यस सर, जैसे या कम फेस करनी हाँ पड़ती। सर, जैसे हम लोग का सिलेक्शन हुआ है सर, तो अब इससे जो आसपास के लोग हैं या गांव में कुछ हैं तो उनके अंदर थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट आएगा कि मतलब हम लोग भी ये कर सकते हैं चीज़ें। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर भी उनकी तरह लिए काम करेगा, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी अगर इस दिशा में काम करेंगे। जैसे कोई मोटिवेशन की तरह लेता है तो बढ़िया है, कोई नेगेटिव की तरह लेगा तो वो तो बहुत ख़राब चीज़ है अच्छा, इसकी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप लोगों का, दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ तो शाम का समय था शायद, तो ज़्यादा लोगों को नहीं बता पाए होंगे, मॉर्निंग में लोगों को पता चला होगा। अच्छा, मॉर्निंग में लोगों को पता चला कि आप दोनों ही भाई सेलेक्ट हो गए हैं और अच्छी पोस्ट मिली, दोनों ही ऑफिसर बन गए हैं, तो उस समय गांव का क्या माहौल था, गांव का क्या रिस्पॉन्स था, लोग मिलने आ रहे थे या कैसा रिस्पॉन्स था? सर जिन लोगों को पता चल रहा था उनको बहुत खुशी हो रही थी। हाँ, क्योंकि एक खुशी रहती है, क्योंकि एक गांव में अगर आपके 2 भाई हैं, दोनों सेलेक्ट हो जाते तो गांव का भी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जब ये लोग बढ़ रहे हैं तो हमारे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, ये कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे और कहीं ना कहीं पे उनको एक हमसे एक लगाव बनता है कि यार ये शायद हमारे लिए भी कुछ काम करेंगे। हाँ सर, इससे उनको थोड़ा खुशी भी रहती है, कितने दिन से लड़के लगे थे तो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हम लोग की सारी प्रिपरेशन गांव में ही हुई है। जैसे थोड़ा सर से टीचिंग ली तो कोचिंग ली थी, उसके बाद गांव चले गए थे, लगभग 2 साल के आसपास गांव मेरे सारे व्यवस्था कर लिए थे। कुछ लड़के सोचते हैं कि गांव में पढ़ाई नहीं हो सकती, वहाँ से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन साधन उपलब्ध है तो वहाँ से आराम से कर सकते हैं। बस आपको गांव में क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि कोई फ्रेंड है आप उससे बैठ गए, अगर बतियाने के लिए रुक जाएंगे आप तो इससे 5 मिनट रहा रुके तो कल आधा घंटे रुकेंगे, 1 घंटे लूँगे, ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा और आपका जो स्टडी टाइम कम, उधर गप्पे लड़ाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन से आप अगर गाँव में बच लेते हैं तो समझ लो गांव जैसी पढ़ाई कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से जैसी भी इन्फॉर्मेशन जिससे भी पढ़ना चाहो, जो टीचर आपको अच्छा लगे उसकी क्लास लेकर आराम से घर पे बन सकते। न खाना बनाने की चिंता, न कपड़े धोने की चिंता। कुछ लोग का हो सकता है रहते धोना पड़े, नहीं तो सबका मिल ही जाता है सारी सुविधाएं। हाँ, क्या है, जहाँ पे माँ रहती हैं हाँ, तो वो नहीं करने देती कार्य, और आप खासकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं खास तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माँ जरूर कहती है ठीक है बेटा आप पढ़ाई कर लो और हम ये सारा काम कर लेंगे। आप भले ही वो उनकी कंडीशन अच्छी ना हो, वो बीमार हो, लेकिन माँ होती है और वो कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को वो काम नहीं करने देती कि यार चलो ठीक है यार पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका ये पढ़ाई का जो कीमती समय है वो कहीं इन सब कामों में जाए जो हम कर सकते हैं। सही, अपने यहाँ सोसाइटी में थोड़ा चीज़ें अच्छी हैं कि जिससे अगर कोई बंदा पढ़ाई करना चाहता है ज़बरदस्त, उसकी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। फाइनेंशियली अगर वो सपोर्ट करने लायक नहीं भी है तभी सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि वैल्यू समझते हैं। लेकिन बस बात है लड़के को पढ़ने के लिए डेडिकेटेड होना जरूरी है। अगर डेडिकेशन है तो फैमिली वाले फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी सबको, और ये सत्य भी है
कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं और घर वालों को भी पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, भले ही वो घर पे ना हो अवेलेबल, आपके पेरेंट्स आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि अगर उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है तो कभी कभी उनको कुछ चीज़ें बेचनी पड़ जाती हैं और वो चीज़ को हटा कर और आपको वो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो अगर ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है और तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हाँ यार, हमें वो कर दिखाना है। ऐसे में एक और हमारा स्टूडेंट है, प्रशांत नाम है, अभी उसकी जो पोस्टिंग है पिछले वाले एग्ज़ाम में हुई थी सीजीएल के थ्रू और बहुत अच्छी पोस्ट पे है, अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो उनके यहाँ पे क्या कंडीशन थी, वो जब तैयारी कर रहे थे तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई और उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने गहने वगैरह रख दिए। और जब मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे तो वो मेरे से बोल रहा था कि सर जब से आप चले गए, आपने ज्वाइन कर लिया, तब से बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई और मम्मी ने जो है गहने रख दिए, जेवरात रख दिए और सर CHSL वाला जो हमारा था, क्योंकि उनके साथ में कुछ CHSL में दिक्कत आ गई थी, उनका सब कुछ ओके था लेकिन कुछ चीज़ें होती, कभी कभी हम मिस्टेक्स कर जाते, वो सारी प्रॉब्लम आ जाती और वो जैसे रो रहा था कि यार अब हमारा सर क्या होगा, क्योंकि मम्मी ने गहने रख दिए, ये रख दिया और इतना सारा बर्डन हमारे पास है। तो हमने उसको सांत्वना दिया, देखो अब यही एक कर गुजरने का समय है, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू पता है कि आपकी मम्मी ने आपके गहने रखे हुए हैं, उन्होंने अपने गहने रखे हुए हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपको कुछ कर गुजरना है और ये जो समय है आप इसी में कर जाओ और हो जाएगा। फिर जब उसका रिजल्ट आया और सबसे पहले उसने कॉल किया कि सर देखिए वो जो आपने बात बोली थी कि ये काम करने का समय है और ज़्यादा विचार करने का समय नहीं कि उन्होंने क्या किया, बस आपको कर दिखाना है। और वो सर हो गया और रिजल्ट आया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। सर सबसे ज़्यादा खुशी इस समय पर हो रही। तो हमने पूछा कि आपको जो खुशी हो रही है आप अपनी माँ से ज़रा एक बार पूछे कि क्या खुशी हो रही है। तो उसने बोला कि जो है कि माँ से जब हमने बोला कि सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने कहा जो हमने काम किया था वो आप काबिल तारीफ था कि आपने उसके लिए कर गुजरे और अब हम जो है कहीं ना कहीं पे हमने कहा ठीक है, अब वो जेवर जो है वो तो आप छुड़ाओगे ही छुड़ाओगे, साथ ही में आपको गहने लेकर आओगे और गहने देने चाहिए। गहने ही क्यों, आपको सारी खुशियाँ देनी चाहिए। ऐसे और भी कुछ सर, ये प्रिपरेशन जर्नी में माता पिता हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे इनको गहना तो दिख गया, बाकी और सारी चीज़ें इतनी सेक्रीफाइस की होंगी जो हम लोग को नहीं दिखती हैं। तो बहुत कुछ क्योंकि माता पिता सारी चीज़ें बताते नहीं हमको, ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, चाहते हैं कि अगर वो बताएंगे डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्शन रोकते हैं। ऐसे हमारे साथ भी होता था, बहुत सारी समस्याएं रहती थी जब मैं पढ़ाई करता था। तो कभी मान लो हमने पैसे मांगे तो घर पे नहीं हुए तो उन्होंने कैसे भी करके अरेंज किए, लेकिन बताएंगे नहीं सोर्सेस का। वो बताएंगे नहीं कि हमने कैसे अरेंज किया, क्या किया। और इवन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई इवेंट घटित हो गया है, कोई घटना घटित हो गई जो कि आपको हतोत्साहित कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो वो लोग सब लोग छुपा लेते हैं, चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, चाहे वो आपके भाई बहन हो, वो लोग छुपा लेते हैं कि यार चलो ठीक है, उसको नहीं बताते हैं ये बात, क्योंकि हो सकता है कि वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो अपनी पढ़ाई ना कंटिन्यू कर पाए। वो डिस्ट्रैक्शन सब स्वाभाविक रहता है, अगर ऐसी चीज़ें पता चलेंगी आपको, जैसे कुछ भी हो रहा है आसपास अगर पता चलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आता है। इससे तो बहुत योगदान रहता है उनको इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचाने में माता पिता का। जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो जर्नी रहा, इसमें आप जो सफल हुए, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, और जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाई करें, कहाँ पे क्या कंटिन्यूटी रखें, कैसे आप आगे अगर उन्होंने कोई एम बनाया है तो उसको अचीव कर सकें। सर इसका श्रेय तो पहले सर्वप्रथम आपको देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट लव इज लास्ट लव कहते हैं ना, तो इसे पहला टीचर जो होता है, जो पहली जगह जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से ज़्यादा लगाव होता है, तो इसका श्रेय पहले आपको देना चाहूँगा सर, और उदय सर को इंग्लिश में आपकी कोचिंग में। और बाकी सर उसके बाद रामो सर को थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी बैच लिया था, उनकी भी टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और अमिया सर को थैंक करना चाहूँगा, उनकी ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे ज्योमेट्री काफ़ी ईजी भी लगने लगी उनसे सीखने के बाद। और टेक्स्ट बुक का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि इतनी कंटिन्यूटी से इतने अच्छे मार्क्स वो बनाते रहते हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और माता पिता और दोस्तों का भी धन्यवाद। का माता पिता हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, बाकी कुछ दोस्त भी थे हमारे जो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, जैसे उनमें से एक का नाम लेना चाहूँगा, नारायण दत्त, जिसका इस जर्नी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इमोशनल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई होती हैं जो हम नहीं
शेयर कर पाते हैं और ऑन कैमरा नहीं बोल पाते कि ये घटना हुई थी और तब ये व्यक्ति हमारे साथ था, जब हमारे पास कोई नहीं था तब ये था। तो वो जो मोमेंट आदमी याद करता है तो कहीं ना कहीं पे वो सांसें रुक ही जाती हैं और आदमी इमोशनल हो जाता है, वो हम फील कर सकते हैं। क्या आप शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कुछ मोमेंट था क्या? नहीं सर, फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा उबारने के लिए वैसे था, पूरा शेयर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप ऑन कैमरा नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन हाँ कुछ ऐसी घटनाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि हर किसी के साथ जो है ऐसे समय आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको लगता है कि यार मैं अंदर से बिल्कुल टूट सा गया हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अगर इसे छोड़ता हूँ तो भी दिक्कत है, शायद में भी हो सकता है इनकी जो प्रिपरेशन रही हो उस दौरान में इनके साथ में कोई दिक्कत आई हो कि जब ये जॉब छोड़ चुके थे तब तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीकनेस आती ही जाती है बराबर, और फिर बाद में कोविड स्टार्ट हुआ और कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब गई। तो हमें लग रहा है उसी दौरान का कुछ घटना रहा होगा जहाँ पे जब कोविड में लोगों की नौकरियां छूट गई और इनके फादर जो थे वो ड्राइवर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भी जॉब इफेक्ट हुई होगी। ये सर जॉब नहीं थी, समझ लो 1 साल के लिए पूरी गायब थी, जॉब नहीं थी सर। 2019 का जैसे रिजल्ट जब आया था तो उम्मीदें तो पहले थी, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ तो उसमें लग गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो उस टाइम काफ़ी उसने सपोर्ट किया था मेरे फ्रेंड ने, नारायण दत्त ने। ये चीज़ें होती हैं और दोस्त आपको बनाने भी अच्छे ही चाहिए, और इसीलिए दोस्त बनाए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है सच्चे दोस्त वही हैं जो आपकी डिफ़िकल्टी में आपके साथ हों, जब कठिनाई हो तब आपके साथ हों। और ये जो नारायण दत्त का सपोर्ट है हमें लग रहा है कि आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे, क्योंकि चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को आप छू लें और आप कहीं भी पहुंच जाएं, कहीं ना कहीं आप जब भी आप शांत मन से बैठेंगे और सुकून के साथ चीज़ें सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ पे हमारे नारायण दत्त जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। दोस्तों का सर बहुत योगदान रहता है, खासकर दोस्तों का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। हमारी भी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनमें से कुछ स्पेसिफिक पर्सन हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूँ, मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, और उनका योगदान रहा और रहेगा हमेशा। कभी कभी होता है कि इतना बिजी शेड्यूल रहता है हम उनसे बात नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे अलग हो जाते हैं, चीज़ों को अलग रखते हैं, कहीं ना कहीं हर कोई व्यस्त है, और लेकिन उनकी चीज़ों को आप हमेशा याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आपको डिफ़िकल्टी टाइम में सपोर्ट करता है, डिफ़िकल्टी टाइम में आपके साथ खड़ा रहता है, वही इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सच मायने में देखा जाए तो आपके लिए भगवान का रूप होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपकी डिफ़िकल्टी में होता है, जो आपको सही गाइडेंस दे, वो भगवान का रूप होता है, क्योंकि भगवान का भेजा हुआ दूत उसे कहते हैं। यस सर, भगवान की तरह एक सपोर्ट के रूप में आता है सर हमारे लिए। वो समझ लो कि जो उस डिफ़िकल्ट टाइम में सपोर्ट कर दिया वो समझ लो आपके जीवन में हमेशा सपोर्ट करेगा। तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे इस इंटरव्यू को, और मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्पेशली किसी को लग रहा है कुछ मैसेज देना है तो आप उसको भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, स्टूडेंट को भी, और अगर किसी और को भी मैसेज कन्वे करना, यू हैव टू कन्वे। सर यही कहना चाहूँगा जो नए एस्पिरेंट है या फिर जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी नहीं या फिर किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अपनी निरंतरता बनाए रखें। अगर 1-2 बार फेलियर भी आती हैं, क्योंकि आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी रहती है, उसका रिपेयरिंग करने के लिए आपको फेलियर आती हैं आपके रास्ते में। तो इसलिए लगातार लड़ते रहें और फेलियर से डरे नहीं, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेट हो सकता है, टाइम लग सकता है किसी चीज़ में, लेकिन होगा ज़रूर अगर आप लगे हों। आप जो है हथियार नहीं डाल सकते बिना बैटल ख़त्म हुए, और आपको बहुत खुशी भी नहीं मनानी है, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ। 2019 में थोड़ा ज़्यादा, 18 में ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था तो उसकी वजह से रिजल्ट बेकार हुआ, और 20 में थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो गया था लेकिन रिजल्ट बेकार नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं रहा जितना चाहिए था। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव वाला हाँ, तो ये निरंतरता बहुत मायने रखती है। निरंतरता बनाए रखें, भले फेलियर आएगी लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे, चोटी पहाड़ चढ़ जाती है, कितने छोटे रहते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जीवन में। बस निरंतरता चाहिए जी। आप निरंतर रहें, चीज़ों का रखें, और सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि आप ध्यान रखें कि हमने ठाना है कि कर दिखाना है, तो आप ठाने तो उसको कर दिखाएं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है,
और फाइनल अंजाम जब तक ना पहुंचे तब तक आप डेडिकेटली हर दिन हर समय उस पे लगे रहे, क्योंकि अंजाम कभी भी पलट सकता है और ये आपके फेवर में भी हो सकता है और ये आपके डिफेवर में भी हो सकता है, क्योंकि हम और जो भी लोग हैं इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मैच के शौकीन होते हैं। हाँ और मैच में हमें लाइव देखने को मिलता है कि ये सर अभी वर्ल्ड कप ही चल रहा है, इसमें देखो लास्ट तक सांसें अटकी रहती हैं, सब तक लास्ट तक सब लगे रहते हैं कि कहीं कुछ भी हो सकता है, और लास्ट बॉल में भी हाँ लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है। वैसे इसमें भी है, जब तक एग्जाम का बैटल जारी है तब तक कुछ भी कहीं भी हो सकता है, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए। तो हथियार तब तक डालना नहीं, ना तो छोड़ना है, ना तो ज़्यादा खुशी मनानी है, ना तो डिप्रेस होना है, बस कंटिन्यूटी से अपने लगे रहना है जब तक सक्सेस ना मिल जाए आपको। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और लोगों को बताया। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके स्टूडियो में, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें आपको ये सेशन कैसा लगा। और पंकज जी का जो इनका जर्नी रहा, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, तो आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली वो आप भी बताएं कमेंट के थ्रू। और आप अगर कहीं से भी हताश हैं, निराश हैं, तो बिल्कुल हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू योर वर्क और आपको सफलता 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप निरंतर रहें और आप काम करते रहें, क्योंकि अगर आपने ठाना है तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा और आपके लिए आपको उसके लिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं पे रुझान के साथ काम करना पड़ेगा और लोगों को करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हैं, और आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं, हमने जो सोचा हम वैसे हैं और हम कर गुजरेंगे। जाओ यार, इतने सब फ्री कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, बढ़िया से पढ़ो। यहाँ कंटेंट की तो कोई मतलब 9-10 का फर्क नहीं है, मतलब टॉप लेवल का कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। बस बढ़िया से निरंतरता से पढ़ाई में लगने की ज़रूरत है, बस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यहाँ से अगर पढ़ लोगे, इतना कंटेंट सर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें फ्री में आई हैं अभी तक, तो यहाँ से इसका लाभ उठाओ। जो फाइनेंशियली कमज़ोर भी हैं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सारी कोचिंगें महंगी वाली, तो यहाँ पे सर बहुत चीज़ें फ्री में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ से लाभ उठाओ। और बढ़िया मौका है, SSC हो या GD हो या CHSL हो, आराम से निकालो इसका एग्ज़ाम।